हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र सर क्लास फर्स्ट ईयर आर्ट्स सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 2 जो है पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर 2 है भारतीय संविधान में अधिकार। भारतीय संविधान में अधिकार। इसके पहले वीडियो में हमने आपको भारतीय संविधान में अधिकार को तो छोड़ दीजिए, अधिकार क्या होता है उसका शाब्दिक अर्थ और हमने परिभाषा बताया था। फिर मौलिक अधिकार के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा किया गया था कि मौलिक अधिकार क्या है और इस मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। उस पर जो विस्तारपूर्वक हम लोगों ने चर्चा कर दिया था। उस मौलिक अधिकार के तहत पहला अधिकार हमने आपको बताया था समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के बाद अब हम अध्ययन करेंगे मौलिक अधिकार के अंतर्गत दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। क्या अध्ययन करेंगे? स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को कुल स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है और इस स्वरूप में सभी नागरिक स्वतंत्रता स्वरूप में किसी भी क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, अपने राष्ट्र के विकास में जो योगदान कर सकते हैं। लेकिन इस स्वतंत्रता के अधिकार को भी असीमित दायरा नहीं दिया गया है, एक सीमित दायरा दिया गया है। नागरिकों को स्वतंत्रता वहीं तक प्रदान किया गया है कि जहां तक वे दूसरे की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करें या दूसरे की स्वतंत्रता के जीवन के बीच में उल्लंघन न करें। इस आधार पर हमारे भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को क्या करना था? सुनिश्चित करना था। इस आधार पर हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक, कहाँ तक? अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत यह स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। अगर इस स्वतंत्रता के अधिकार से नागरिकों को वंचित कर दिया जाए तो नागरिक अपने न तो व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, न तो अपने अभिव्यक्ति का विचार दे सकता है, न ही उपासना तथा धर्म की स्वतंत्रता के तहत कोई कार्य भी कर सकता है। इसलिए नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए यह स्वतंत्रता का अधिकार होना आवश्यक ही नहीं बल्कि अति आवश्यक है। तो आइए देखते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत पहला आता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारतीय नागरिकों को पूर्ण रूप से यह अधिकार प्रदान किया गया है कि कोई भी भारत का नागरिक किसी विषय से संबंधित अपने विचार को व्यक्त कर सकता है। अभिव्यक्ति स्वयं को प्रस्तुत करके अपनी बातों को वह रख सकता है। इस विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के तहत वह व्यक्ति कहीं पर भी मंच लगा करके चौराहों पर, गलियों में, बाजारों में, गाँव में अपने विचार को व्यक्त करके अपनी बात कह सकता है और पूरे नागरिकों को बता सकता है। इतना ही नहीं, अपने विचारों की प्रचार प्रसार भी कर सकता है। इसके साथ ही वह साहित्य के माध्यम से, लेख के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से भी अपने विचारों को व्यक्त करके अपनी बात कह सकता है। इस स्वरूप में नागरिकों को पूर्ण रूप से विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे भारतीय संविधान में प्रदान की गई है। उसके इस अधिकार के तहत न तो किसी राजनीतिक दल के द्वारा, न तो किसी वर्ग समुदाय के द्वारा और न किसी संगठन के द्वारा कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बशर्ते यह हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही हमारे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत हमारे भारतीय संसद के द्वारा 2005 में सूचना के अधिकार को भी पारित किया गया। इस अधिकार को पारित किया गया, सूचना के अधिकार को भी पारित किया गया, जिसको हम भारतीय संसद अधिनियम 2005 सूचना के अधिकार के नाम से जानते हैं। यह सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को इस अधिनियम को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। अब 12 अक्टूबर 2005 को यह सूचना के अधिकार को लागू कर दिया गया। मेरे प्यारे बच्चों, प्रतियोगी परीक्षाओं में
कभी लघुत्तरीय प्रश्न में या क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछता भी है कि सूचना का अधिकार जो कब लागू किया गया। तो याद कीजिएगा, भारतीय संसद के द्वारा जो 12 अक्टूबर 2005 को सूचना के अधिकार अधिनियम को जो है लागू कर दिया गया तथा इस अधिकार की सही रूप में क्रियान्वित करने हेतु केंद्र सरकार ने 5 सदस्यीय केंद्रीय सूचना आयोग का जो है गठन किया है। क्या किया है? केंद्रीय सूचना आयोग का जो है गठन किया गया है। इस स्वरूप में केंद्रीय सूचना आयोग जो केंद्र सरकार के तहत और उसी तरह से सभी प्रांतीय राज्यों में जो राज्य सूचना आयोग का जो है गठन किया गया है। कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग की जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है, उसकी ब्यौरा को ले सकता है, उनके बारे में जो भी पूछना चाहे वह पूछ सकता है, बशर्ते उस विभाग के द्वारा पूछने वाले व्यक्ति को, ठीक है, कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, वह क्यों यह सूचना जानना चाहता है यह भी उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। इसकी समय अवधि जो 1 माह 30 दिन की होती है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वादी के द्वारा जो सूचना मांगी जाती है, ठीक है, अगर 30 दिन के अंतर्गत वो सूचना उसके प्रदान नहीं किया गया तो राज्य सूचना आयोग, जैसे उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, राज्य सूचना आयोग लखनऊ गोमती नगर में इसकी स्थापना की गई है। सूचना आयोग न्यायाधीश के द्वारा उसकी जो फैसला जो है की जाती है और इस आधार पर समय पर सूचना न मिलने के तहत, ठीक है, प्रत्येक दिन के अनुसार 250 रुपए प्रतिदिन के अनुसार आर्थिक दंड जो है देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? 250 रुपए के अनुसार प्रतिदिन आर्थिक दंड जो उसे देना पड़ता है। इस स्वरूप में उस पदाधिकारी को जो है एक बार में 25,000 रुपए तक की जुर्माना जो है भरना पड़ता है। कितने रुपए तक का? 25,000 रुपए तक की क्या भरनी पड़ती है? जुर्माना जो है भरनी पड़ती है। तो इस आधार पर भारत का कोई भी नागरिक यह स्वतंत्र है, वह किसी भी विभाग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, सूचना प्राप्त कर सकता है। यह भी अधिकार विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के तहत प्रदान की गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हमारे भारतीय नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जो प्रदान की गई है और इस आधार पर कोई भी नागरिक अपनी बात को कहीं भी रख सकता है, कह सकता है और कहीं भी मंच लगा करके अपने भाषण के माध्यम से जो है अपनी बात को व्यक्त कर सकता है। साथ ही साहित्य के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से भी अपनी बात को रख सकता है और अपने विचार को व्यक्त कर सकता है। तो हमारे भारतीय संविधान की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जो प्रदान की गई है। आइए आगे देखते हैं। दूसरा है अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। क्या प्रदान की गई है? अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को पूर्ण रूप से अस्त्र शस्त्र रहित अर्थात बिना किसी हथियार के शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण कहीं पर भी कोई भी सम्मेलन कर सकता है, कहीं भी सम्मेलन कुछ लोगों को बुला करके जो अपने सम्मेलन करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। उसके इस कार्यों के बीच में न तो किसी राजनीतिक दल के द्वारा, न तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का संगठन के द्वारा या अन्य किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा जो कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं की जा सकती। तो हमारे भारतीय नागरिकों को अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की भी स्वतंत्रता जो प्रदान की गई है। इसके साथ ही तीसरा दिया समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। भारतीय नागरिकों को पूर्ण रूप से अधिकार है कि अपने लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए
कुछ नागरिकों को इकट्ठा करके अपना एक समुदाय अथवा संघ का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। लेकिन उस संघ का के तहत अपना निजी कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उस संघ के माध्यम से सार्वजनिक उद्देश्य के तहत, राष्ट्र के हित के तहत, नागरिकों के जीवन के हित के तहत जो उद्देश्य होना चाहिए और उस उद्देश्य के प्राप्त करने के लिए वह कोई भी समुदाय अथवा संघ का निर्माण कर सकता है और वह संघ के माध्यम से, समुदाय के माध्यम से अपने उद्देश्य को जो है प्राप्त कर सकता है। लेकिन यह समुदाय अथवा संघ अस्थायी नहीं होते। जो ही उनकी उद्देश्य पूरा हो जाती है वह संघ अथवा समुदाय वही क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। पुनः नागरिक अपने दूसरे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, दूसरे कार्यों को संचालित करने के लिए पुनः नए समुदाय और संघ का जो निर्माण कर सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत भारतीय नागरिकों को पूर्ण रूप से समुदाय और संघ निर्माण के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके साथ ही चौथा दिया है भ्रमण की स्वतंत्रता। क्या दिया है? भ्रमण की स्वतंत्रता। हमारे भारतीय संविधान के स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को पूर्ण रूप से भारत सीमा के संपूर्ण क्षेत्र में, ठीक है, पूर्ण रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता जो है प्रदान की गई है। इस भ्रमण करने की स्वतंत्रता के तहत उसे किसी भी पदाधिकारी से या राज्यपाल से या अन्य किसी दूसरे संघ प्रांतीय सरकार से कोई भी जो प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। वह भारत सीमा के अंतर्गत कहीं भी भ्रमण कर सकता है, कहीं भी घूम फिर सकता है और कहीं पर भी उसको आने जाने में कहीं किसी भी तरह से कोई समस्या नहीं उत्पन्न हो सकती। तो भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत संपूर्ण भारतवर्ष में जो पूर्ण रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता जो प्रदान की गई है। इसके बाद पांचवा दिया है व्यवसाय की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? व्यवसाय की स्वतंत्रता। भारतीय नागरिकों के अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, भारतीय नागरिकों को अपने उत्थान के लिए, भारतीय नागरिकों को अपने रोजी रोटी के लिए, ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यवसाय करने की जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वह कहीं पर भी जो चाहे सो व्यवसाय कर सकता है, अपने आर्थिक उपार्जन कर सकता है, अपने बाल बच्चों की परवरिश के लिए रोजी रोटी का उपाय कर सकता है। उसके इस व्यवसाय की स्वतंत्रता के तहत किसी भी उच्च पदाधिकारी के द्वारा, किसी भी राजनीतिक प्रवृत्ति के द्वारा, किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा या किसी भी संगठन के द्वारा कहीं किसी भी तरह से कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जा सकती। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय नागरिकों को पूर्ण रूप से व्यवसाय करने की क्या प्रदान की गई है? स्वतंत्रता जो प्रदान की गई है। साथ ही सातवां दिया है कानून का उल्लंघन न होने तक दंड से स्वतंत्रता। क्या दिया है? कानून का उल्लंघन न होने तक दंड से स्वतंत्रता। भारतीय नागरिक जो है पूर्ण रूप से अपने दंड से क्या है? स्वतंत्र है। जब तक वह कहीं किसी भी तरह से किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करता तब तक उसे दंड देने का किसी भी अधिकारी को कोई अधिकार नहीं है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कानून के उल्लंघन के बाद उसे दंड दिया जा सकता है। कानून का जब तक वो उल्लंघन नहीं करता, अपने भारतीय संविधान के नियमों का जब तक उल्लंघन नहीं करता, तब तक कोई भी किसी भी भारतीय नागरिक को कोई भी दंड नहीं दे सकता है। तो इस स्वरूप में कानून का उल्लंघन न होने पर, ठीक है, सभी नागरिकों को दंड से स्वतंत्रता जो प्रदान की गई है। साथ में आठवां दिया है जीवन व निजी स्वतंत्रता का अधिकार। क्या दिया है? जीवन व निजी स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे भारतीय संविधान के स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को जीवन व निजी स्वतंत्रता का अधिकार जो प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, कौन सा? अनुच्छेद 21, ठीक है, नागरिकों के जीवन जीने का अधिकार जो प्रदान करता है। भारतीय देश के ऊपर कोई भी संकट काल की परिस्थितियां आती हैं, ऐसे परिस्थितियों में भारतीय नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। संपूर्ण शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती हैं। लेकिन अनुच्छेद 21 के तहत भारतीय नागरिकों को जो जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है वह समाप्त नहीं होता। उसके तहत नागरिक अपने जीवन की सुरक्षा कर सकता है, अपने
स्वतंत्रता का अधिकार जो है पूर्ण रूप से अपने जीवन के निजी कार्यों की स्वतंत्रता के तहत वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर के कार्य कर सकता है। उसके इस कार्यों के बीच में कहीं किसी भी तरह से कोई बाधाएं उत्पन्न नहीं की जा सकती। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमारे भारतीय नागरिकों को जीवन व निजी स्वतंत्रता का अधिकार जो प्रदान किया गया है। यहाँ तक जो राष्ट्रपति के द्वारा संकट काल के अधिकार की परिस्थितियों के तहत संकट काल की घोषणा की जाती है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 के तहत जब संकट काल की घोषणा कर दी जाती है, ऐसे परिस्थितियों में भी भारतीय नागरिकों को जीवन का जो अधिकार प्रदान किया गया है उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। वो हमेशा के लिए क्या रहता है, बना रहता है, जिसके तहत नागरिक अपने जीवन की सुरक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को जो क्या कर सकता है, संचालित कर सकता है। इसकी जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा, किसी भी संप्रभुता शक्तिशाली व्यक्ति के द्वारा अथवा अन्य संघ अथवा समुदाय के द्वारा कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं की जा सकती। तो मेरे प्यारे बच्चों, जीवन व निजी स्वतंत्रता का अधिकार भी हमारे भारतीय संविधान में जो नागरिकों को प्रदान किया गया है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता, कानून का उल्लंघन न होने तक दंड से स्वतंत्रता, जीवन व निजी स्वतंत्रता का अधिकार जो है प्रदान किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस स्वतंत्रता के अधिकार को अपने नोट्स की कॉपी में लिख करके तैयार कर याद कर लीजिएगा। शेष हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।